सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम 4 चीज़ों का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है हाइजेनबर्ग सिद्धांत की अवधारणा एवं समीकरण। दूसरा है हाइजेनबर्ग समीकरण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। तीसरा है कक्षक की अवधारणा और चौथा है कक्ष एवं कक्षक में अंतर। सर्वप्रथम हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में अपनी बात शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया तो बोर ने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक निश्चित कक्षा में जो है वो चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं उन कक्षकों की त्रिज्या क्या है और उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या है। उसके लिए उन्होंने बोर ने विशेष रूप से समीकरण दिए जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस समीकरण के अंदर पहले समीकरण में बोर ने बताया कि जो कक्ष हैं उनकी त्रिज्या जो है उसका सूत्र क्या है, वो हम देख सकते हैं। R = n² h² अपॉन 4π² ZE² m × k। इसी प्रकार से उन्होंने नाभिक के चारों ओर जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए उन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसको ज्ञात करने का सूत्र भी जो है बोर ने बताया, वो है V = k, जो कि एक स्थिरांक है, 2π ZE² अपॉन NH। तो इस तरह से बोर ने बिल्कुल निश्चित तरीके से बताया कि जो नाभिक के चारों ओर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी त्रिज्या और उनके वेग का मान हम किस प्रकार से इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्थिति बिल्कुल सही प्रकार से और उसका संवेग जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक दोहरी प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन का एक कणीय स्वरूप भी है और उसका तरंगीय स्वरूप भी है, जो कि हमने द ब्रोगली के तरंग समीकरण में पिछले लेक्चर में देखा था। तो द ब्रोगली की जो द्रव्य तरंग सिद्धांत जो उन्होंने दिया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो 2 प्रकार की प्रकृति है, एक उसका कणीय स्वरूप है और एक उसका तरंगीय स्वरूप है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और वेग को ज्ञात किया जाना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन बोर ने उनको ज्ञात करने के सूत्र दिए। तो निश्चित रूप से जो बाद का जो ये डेवलपमेंट हुआ जो कि द ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार है, उसके अनुसार हमें कुछ बोर के समीकरण में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम जितना सही निकालने का प्रयत्न करते हैं उसके वेग में स्वतः ही उतनी ही गलती जो है वो बढ़ जाती है, और जब हम उसके वेग को सही ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो उसकी स्थिति जो है उसमें अनिश्चितता जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार का जो निष्कर्ष है वो सर्वप्रथम हाइजेनबर्ग ने सन 1927 ईस्वी में निकाला, और इसे ही हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा हाइजेनबर्ग ने कि किसी भी समय पर किसी इलेक्ट्रॉन सही स्थिति और उसका संवेग जो है वो एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, या दूसरे शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति
और उनके संवेग को शुद्धता से परिपूर्णता के साथ ज्ञात करने में कुछ ना कुछ जो है वो, जिसको हम कहें अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता जो है वो रहेगी। तो ये एक इनइक्वालिटी इक्वेशन जो है वो हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में दिया, जो कि द ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद में हमारे सामने आया। यदि किसी कण की स्थिति में उसकी अनिश्चितता को हम डेल्टा एक्स से और उसके संवेग की अनिश्चितता को हम डेल्टा पी से अगर प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो इन दोनों की अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये h/4 के या तो बराबर होगा या उसका मान इससे अधिक होगा, जैसा कि हम इसे इस हाइलाइटेड पोर्शन में देख सकते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो डेल्टा एक्स है वो स्थिति को ज्ञात करने की अनिश्चितता है और डेल्टा पी जो है वो संवेग को ज्ञात करने की अनिश्चितता है। इसका मान किसी भी अवस्था में h/4 से कम नहीं होगा, अर्थात या तो इसके बराबर होगा या इससे ये मान अधिक होगा। फिर अब हम जो संवेग की अनिश्चितता है डेल्टा पी, उसके स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जो है ये है वेग को ज्ञात करने में जो अनिश्चितता है, ये वो डेल्टा वी है। तो अब हम देखते हैं आगे, जब इस डेल्टा m इंटू डेल्टा वी को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे सामने आता है। डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 और इसे हम लिख सकते हैं, जो कि हमने हाईलाइटेड पोर्शन से फिर दिखाया है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 इंटू एम। ये जो है ये इसका एक दूसरा स्वरूप है जो कि हम देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति जो उसको ज्ञात करने में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स से जो है प्रदर्शित होती है, और उसके वेग में ज्ञात करने की जो अनिश्चितता है वो डेल्टा वी के द्वारा प्रकट होती है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का मान जो है h/4 से हमेशा अधिक ही रहेगा, कम नहीं हो सकता। तो ये जो है ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का समीकरण है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि एक चीज को, यानी अगर स्थिति को हम विशुद्धता के साथ ज्ञात करते हैं या डेल्टा एक्स के मान में कमी आती है, तो डेल्टा वी अथवा डेल्टा पी, जो कि वेग में और संवेग की अनिश्चितता है, उसके मान में हम देखेंगे कि वो आवश्यक रूप से बढ़ जाता है। किसी भी अवस्था में जो ये गुणनफल है ये h/4 के या तो बराबर होता है या उससे अधिक होता है। इसके विपरीत यदि डेल्टा वी या डेल्टा पी, जो कि उनकी अनिश्चितता है, यदि ये कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यानी कि उसका वेग या संवेग वो है, उसको हम यथार्थता के साथ सही मान उसका ज्ञात कर रहे हैं। तो उस केस में जो स्थिति की अनिश्चितता है डेल्टा एक्स जो है वो बढ़ जाती है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल h/4 के या तो अधिक होता है या उसके बराबर होता है। ये किसी भी सीमा में उससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जो है ये बात है इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कणों के लिए। लेकिन अगर हम सामान्य कणों की बात करते हैं तो उस स्थिति में जो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो गुणनफल है, यहाँ पर हम ये सामान्य जो कण है उसके लिए जो है ये अनिश्चितता जो है वो उसका मान बड़ा नगण्य होता है। तो ये जो अनिश्चितता समीकरण है ये इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण हैं, हल्के कण हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। इसको हम अभी एक उदाहरण से आगे देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु जो है उसको लिया, और दोनों की गति मतलब दोनों के वेग में जो अनिश्चितता है उसकी हम तुलना कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं,
हम ये मानते हैं कि दोनों की स्थिति को ज्ञात करने की जो अनिश्चितता है यानी डेल्टा एक्स का मान है वो दोनों के लिए बराबर है, जो कि 10⁻⁻12 मीटर्स है। तो दोनों की जो स्थिति की अनिश्चितता है वो बराबर है, लेकिन दोनों के वेग की अनिश्चितता को अब यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करके दोनों में अंतर करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेग की अनिश्चितता है वो किस प्रकार ज्ञात होगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच यानी 6.62 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई 3.14 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है, और जो स्थिति की अनिश्चितता है वो 10⁻⁻12 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 56,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जब हम कोई 1 किलोग्राम का जो कोई पिंड लें उसकी अनिश्चितता को ज्ञात करते हैं तो ये अनिश्चितता का मान जो आता है वो आता है 5 इंटू 10⁻⁻23 किलोमीटर्स पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने में जो अनिश्चितता का मान है वो 56,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और उसी स्थिति की अनिश्चितता के लिए हम समान अनिश्चितता के मतलब उसी समान स्थिति की अनिश्चितता के लिए जो 1 किलोग्राम वाला जो पिंड है उसके लिए जो डेल्टा वी है यानी कि उसके वेग को ज्ञात करने की जो अनिश्चितता का मान है वो इतना कम है 5 इंटू 10⁻⁻23 किलोमीटर्स पर सेकंड। तो जो हम बात अभी कर रहे थे कि ज्ञात करने में जो अनिश्चितता होती है वो सूक्ष्म कण के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो जो दूसरे सामान्य कण हैं उसके लिए वो अधिक महत्व नहीं रखती। अतः बड़ी वस्तुओं के लिए वस्तुतः स्थिति और वेग दोनों में नगण्य अनिश्चितता पाई जाती है। अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो जितनी भी भारी वस्तुएं हैं, जो सामान्य जो भार वाली वस्तुएं हैं, वो जो जिस यांत्रिकी का पालन करती हैं वो है क्लासिकल मैकेनिक्स यानी चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी, और जबकि जो सूक्ष्म कण हैं उनके ऊपर जो है वो वेव मैकेनिक्स जो है और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लगती है। इसलिए यहाँ पर जो है हमको उसकी स्थिति और वेग में अनिश्चितता जो है वो नज़र आती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ये अनिश्चितता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से एक जो अनिश्चितता समीकरण है उसका एक दूसरा स्वरूप भी है, वो है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने की अनिश्चितता और उसके मापन करने में जो समय की अनिश्चितता है उसका जो गुणनफल है वो एच अपॉन 4 पाई के या तो बराबर होता है या उससे अधिक होता है। ये हाइजेनबर्ग के का जो अनिश्चितता समीकरण है ये उसका एक अगला स्वरूप है। अब हम इसके आगे इसके संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो है ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हमने जो है वो 2 आंकिक प्रश्न जो है वो लिए हैं जिनको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी जो है उसका परिकलन कीजिए यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स का मान 100 पीएम यानी पिकोमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी यानी वेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता को ज्ञात करना है। तो हम देखिए इसको हमारी जो हमने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता समीकरण की जिसके बारे में अभी बात की उस समीकरण का उपयोग करेंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई और मल्टीप्लाइड विद एम। तो यहाँ पर हमें डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी है वेग की अनिश्चितता, उसका मान होगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में
सभी मान जो है एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये जो मान है वो हमें सदैव याद रखना चाहिए। इसी तरह से जो प्लैंक्स का कांस्टेंट है, प्लैंक का स्थिरांक है h इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 6.626, तो हम यहाँ पर उसको 6.62 लिखेंगे इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और डेल्टा x जो कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता है उसका मान है 100 pm यानी 100 पिकोमीटर। और हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो 100 पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर हो गया, वो इक्वल हो गया 10⁻10 मीटर के। तो डेल्टा x की जगह पर हम 10⁻10 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस तरह से डेल्टा v के जगह पर हमने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 6.62 इंटू 10⁻23 अपॉन 4 इंटू 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जो हमारे स्थिति को ज्ञात करने की अनिश्चितता है 10⁻10। तो डेल्टा v का मान आता है 5.79 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये उस इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने की अनिश्चितता का मान है, जो उसका सॉल्यूशन है, जो कि प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब हम इस तरह से एक दूसरा आंकिक प्रश्न लेते हैं। यह है एक 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली के वेग की अनिश्चितता यदि 100 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो हमें वापस वही डेल्टा x यानी स्थिति में अनिश्चितता को ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला हमने वापस यहाँ यूज़ किया, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू एम। अब यहाँ पर हम जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मास जो है यहाँ पर 100 ग्राम की एक गोली है, तो 100 ग्राम के स्थान पर हम लिखेंगे 0.1 किलोग्राम, यानी कि इसको हमने 1000 से 10⁻³ से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 0.1 किलोग्राम। और डेल्टा v जो है वो ज्ञात मतलब वेग को ज्ञात करने की जो अनिश्चितता का मान है वो दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.01। तो ये प्लस माइनस 0.01 है, ये बहुत नगण्य है, तो इसके स्थान पर हम 100 जो है डेल्टा v के स्थान पर 100 रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब हम ये सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू आएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 100। और ये मान जो आएगा वो आएगा 0.0527 इंटू 10⁻34 या डेल्टा x इज इक्वल टू आ रहा है 0.527 इंटू 10⁻33 मीटर्स। तो उसकी स्थिति को ज्ञात करने की जो अनिश्चितता का मान है वो आ रहा है 0.527 इंटू 10⁻33 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि ये ज्ञात करने की जो अनिश्चितता है उसका मान इतना कम है कि इसको हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने की जो अनिश्चितता थी उसका मान जो था वो काफ़ी अधिक था, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न जो है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए, इन फॉर्मूले का उपयोग करते हुए उसे सॉल्व करना है। हमें बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। जिस तरह से हम h का मान जो है वो लेते हैं 6.62 इंटू 10⁻34, तो वही वैल्यूज़ जो है उसी तरह से ही हमको बाकी मास और जो डेल्टा v या डेल्टा x जो भी वैल्यू है उन्हीं यूनिट्स में उसको हमें रखना है। चलिए अब हम अगला बात जो हम करते हैं, जो कि आंकिक प्रश्न के बाद है, वो है कक्ष की अवधारणा एवं कक्ष व कक्षक में विभेद। तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत का परिणाम ये हुआ कि इसके आधार पर ऑर्बिटल यानी कक्षक की अवधारणा का जो है वो जन्म हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर हम कक्षक जो है
उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो कक्षक क्या है? कक्षक के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर जो इसका जन्म हुआ, कि कक्षक वो है जहाँ पर कक्षक जो है वो त्रिविमीय स्थान है जो कि नाभिक के चारों ओर स्थित है, जहाँ पर किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिकतम होती है। तो नाभिक के चारों ओर का वह नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय आकाश, या जिसको अपन कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पर किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ जो कक्षक की अवधारणा है उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसको हम फंडामेंटली ऑब्जेक्टिवली समझें। पहली बात है नाभिक के चारों ओर का स्थित वह त्रिविमीय आकाश, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जो कि नाभिक के चारों ओर है, उसकी बात है। और दूसरा बात है कि वो आकाश, वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। उसको हम कहते हैं कक्षक। तो देखिए, आपने अभी तक हमने जब बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पर बोर ने बात की थी कक्ष की, और यहाँ पर जब हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को जब हमने पढ़ा और जब हमने उसको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने अनिश्चितता के साथ प्रोबेबिलिटी की बात की, संभावना की बात की। तो कक्षक वो स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, कक्ष और कक्षक, इनके बीच में क्या अंतर है, इससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, यानी कक्ष एवं कक्षक में अंतर कीजिए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे आसान बात है कि हमें उन दोनों के बीच में किस प्रकार से अंतर करना है, जिसको अपन ने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है कि कक्ष की जो अवधारणा है वो जो है वो बोर के सिद्धांत का परिणाम है, मतलब बोर ने उस कॉन्सेप्ट को बताया था। और जो कक्षक की जो अवधारणा है वो तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत का परिणाम है, जिस पर कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आधारित है। दूसरी बात, दूसरा जो अंतर जिसको हम कह सकते हैं कि कक्ष जो है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने का एक द्विविमीय पथ है, दैट इज ए 2 डायमेंशनल पाथ। 2 डायमेंशनल जो एरिया है, जो पाथ है, वो है कक्ष। और जबकि कक्षक जो है वो एक त्रिविमीय आकाश है, जो कि नाभिक के चारों ओर स्थित 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो जो है उसको हम कक्षक कहते हैं। तो ये इसके बीच का दूसरा अंतर है। तीसरा जो है, हम जानते हैं कि बोर ने बताया था कि किसी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके अनुसार किसी कक्ष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जहाँ जो n है वो प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या है। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी कक्ष में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी हो सकती है, उसको हम 2n² के फॉर्मूले से दे सकते हैं। जबकि एक कक्षक में अधिकतम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। फिर चौथा इनके बीच का जो अंतर है वह है कक्ष को प्रदर्शित करने के लिए हम निम्न संकेतों का उपयोग करते हैं। कि बोर के सिद्धांत के अनुसार हमें पता है, और जब हम बात करते हैं कि कक्ष को दिखाने के लिए हम सिंबल्स कौन से यूज़ करते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, इन सब सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जब n=1 होता है तो उसके लिए k सिंबल, l=2 होता है, n=2 होता है तो l उसके लिए सिंबल का काम में लिया जाता है। जब n=3 होता है तो m काम में लेते हैं। जबकि कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए जो है हम जो है वो s, p, d और f इन संकेत जो हैं उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की अवधारणा क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता समीकरण क्या है,
उसके बाद में हमने बात की कि उसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न क्या हैं, फिर हमने बात की कि कक्षक की अवधारणा क्या है, और फिर हमने अभी इस लास्ट में बात किया है कि कक्ष और कक्षक में अंतर क्या है। जो भी इस सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं। अगर हम इन सब फैक्ट्स को याद रख लेंगे तो हम आसानी से उनको कर सकते हैं। साथ ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी इसके जो होते हैं वो बहुत आसान आते हैं। तो इन सब को जो है वो आप ध्यान से कीजिए। अब हम अगले लेक्चर में आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।